हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुंज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सबीरा कुशवाहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक नंबर 2 में। आप सिलेबस को देखेंगे तो अवधारणा के बाद उद्देश्य दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो पहला है ज्ञान प्रदान करना। बहुत ही सिंपल साधारण सा है, इसमें बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है विषयों से संबंधित तथ्य, अवधारणाएं और सिद्धांत सिखाना। मतलब बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाना है हमको? तथ्य, अवधारणाएं और सिद्धांत। ठीक है, इसको बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं, क्योंकि शिक्षण का काम ही है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों की विषय वस्तु को समझें और उसका उपयोग कर सकें। मतलब बच्चों में हमें इस तरीके से स्किल्स को डेवलप करनी है कि जो विषय वस्तु है, मतलब कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, वो बच्चों को हम इस तरीके से समझा सकें कि वो उसका उपयोग करके एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। उस सिलेबस को पूरी खंड और उपखंड के साथ विद्यार्थी जोड़ सकें। वो अपने टेक्स्ट बुक से जो पाठ्यक्रम है उसको लिंक कर सके और एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। ठीक है। दूसरा है हमारा समझ विकसित करना। समझ विकसित करना इंग्लिश में क्या होता है? डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। तो हमें बच्चों में समझ को विकसित करना है ताकि उनकी जो थिंकिंग पावर है और अंडरस्टैंडिंग पावर है वो स्ट्रांग हो सके। पहला लिखा हुआ है विद्यार्थियों को सिखाए गए ज्ञान और तर्क को समझाने में सहायता करना। कोई भी विद्यार्थी यदि हमसे कोई भी सवाल करता है, एज अ टीचर हमारा कर्तव्य होता है कि हम बच्चों का हर एक पर्स क्लियर करें। ठीक है, तो हमें जो भी बच्चा हमसे सवाल पूछेगा तो हम उससे क्या करें, उसका एक उचित ज्ञान दें ताकि वो उस तर्क को समझने में क्या हो, योग्य हो जाए। चलिए, दूसरा लिखा हुआ है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है समझ विकसित करने के लिए। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक, इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हमको निकालना होगा। तो विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए तथा उस विषय की जो भी समस्याएं हैं उनको गहराई से समझने के लिए उन समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके अध्ययन करना है। ठीक है, ये हमारा किसका उद्देश्य होता है? विश्लेषण का। तो इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि कोई विद्यार्थी है और उसका कोई रिजल्ट आया हुआ है, तो हम उस रिजल्ट की विश्लेषणात्मक तहकीकात कैसे करेंगे? उसके हर एक सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इन सभी को क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स में कितनी मार्किंग बच्चे ने प्राप्त की है और उसके एक एक खंड को डिवाइड करेंगे। एक उसका कंबाइन परसेंटेज निकल करके आएगा। हो सकता है उसने 75% प्राप्त किया हो या फिर 76% प्राप्त किया हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स को प्राप्त कर रहा है। तो विश्लेषणात्मक का मतलब क्या हुआ? उस सब्जेक्ट विषय वस्तु या फिर कोई भी समस्या होगी तो हमको उसको तोड़ तोड़ के और उसकी तह तक उसकी तहकीकात गहराई में जा कर के करना है। दूसरा है हमारा आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच का ओवरऑल मतलब ये होता है कि हमको दिए गए परिणाम के ऊपर सवाल उठाना है। ठीक है, इसका अर्थ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी विषय है, ठीक है, या फिर कोई भी समस्या का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी निष्कर्ष हैं, उनकी वैधता पर हमको सवाल खड़े करने हैं और उन सवालों का हमको द्विपक्षीय अध्ययन करना होगा। ठीक है, वो सवाल हमारे आधारहीन नहीं होने चाहिए, वो हमारे सब्जेक्ट से जुड़े होने चाहिए। तो इस तरीके की समझ हमको विकसित करनी है बच्चों के अंदर। ठीक है, तीसरा है हमारा कौशल विकास। विद्यार्थियों में व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, व्यवहारिक और व्यावसायिक। व्यवहारिक का अर्थ होता है कि जो भी स्किल हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो स्किल उस बच्चे की आदत में शुमार हो जाने चाहिए, उसके व्यवहार में दिखने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है व्यावसायिक कौशल। व्यावसायिक कौशल का मतलब होता है कि जिस भी स्किल्स को हम बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, जिसके बारे में हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो उस कौशल को क्या कर सके, अपने व्यवसाय में भली भांति
और सफलतापूर्वक उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मकता, समस्या समाधान और नवाचार की क्षमता को बढ़ाना। रचनात्मकता मतलब कि स्किल्स के साथ साथ हमको उसको रचनात्मकता बनाना है, मतलब एक नया नया तरीका बच्चों को सिखाना है कि वो हर एक समस्या को किस नए नए रचनात्मक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है नवाचार की क्षमता को। नवाचार का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, नई तरीके की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वो केवल अपनी स्किल्स का सीमित उपयोग ना कर सके, ताकि वो जहाँ पर है उसको वहाँ से प्रमोशन भी मिल सके आगे। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिकोण और आदतों का निर्माण करना। ठीक है, डेवलपिंग एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। लिखा हुआ है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, किनमें, विद्यार्थियों में। दूसरा लिखा हुआ है अच्छे आचरण और बढ़ावा आदतों को। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आगे पीछे लिख दिया था, इसमें क्या होगा, अच्छे आचरण और आदतों को बढ़ावा देना, जैसे अनुशासन, समय प्रबंधन आदि। तो हमें बच्चे के नज़रिए को थोड़ा सा बदलना होगा। ठीक है, यदि कोई भी नया बच्चा आता है तो उसे नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तो वो किसी भी दृष्टिकोण से उस चीज़ को सही मान सकता है, गलत मान सकता है। तो उसके इसी दृष्टिकोण को, मतलब चीज़ों को सही समझने की और गलत समझने के दृष्टिकोण को हमको चेंज करना है। ठीक है, एज अ टीचर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को बताएं उसके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। तो लिखा हुआ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, केवल उसको पॉजिटिविटी की ओर ही हमको ले जाना है कि वो हर चीज़ को पॉजिटिविटी लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा अच्छे आचरण और बढ़ावा, अच्छे आचरण और आदतों को बढ़ावा देना, जैसे अनुशासन, समय प्रबंधन आदि। ये तो हर एक स्कूल्स में, कॉलेज में शिक्षार्थियों को सिखाया ही जाता है कि आप अपने आचरण को और अपने अनुशासन और समय प्रबंधन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यदि आप अनुशासित नहीं हैं, यदि आपके आदतों में अनुशासन नहीं है, तो आपका आचरण वैसे भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है कि यदि आप अपने शेड्यूल को ऐसे बनाएंगे कि आप डेली अपने शेड्यूल में पढ़ाई को ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, लिखें और अपने समझ में उस पढ़ाई को यूज़ करें। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पलट लेता हूँ। कहीं पर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5th नंबर है हमारा मूल्यों का विकास, डेवलपिंग वैल्यूज़। नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। एक वर्ड है यहाँ पर मानवता। मानवता का मतलब केवल केवल मानवों के लिए नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पर मानवता पशुओं के प्रति भी और इंसानों के प्रति, दोनों के प्रति हमको बच्चों के अंदर डेवलप करना है, ताकि वो इस तरीके से संवेदनशील रहे कि उसकी जो भी सामाजिक जिम्मेदारी है, ठीक है, वो उस पर खरा उतरे, वो पशु पक्षियों और इंसानों के प्रति संवेदनशील रहे। ठीक है, वो उनको किसी भी प्रकार से चोट ना पहुंचाए। हालांकि ये तो वैल्यूज़ हमें घर में सिखाई ही जाती हैं, पर ये एज अ टीचर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको सिखाएं। नेक्स्ट लिखा हुआ है विद्यार्थियों में सहिष्णुता, समानता और भाईचारेवाद जैसे मूल्यों का विकास करना। तो यहाँ पर हर एक वर्ड को अलग अलग समझना इम्पॉर्टेंट है। पहला लिखा हुआ है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का सीधा सा मतलब ये होता है टॉलरेंस, मतलब हमें बर्दाश्त करनी है। क्या बर्दाश्त करना है? अब ये कोई गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है कि हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको हमको झेलना है। इसमें हमको बर्दाश्त ये करना है कि जैसे दूसरे के विचार हो गए, विश्वास हो गए, उनकी परंपराएं हो गई और उनके जो व्यवहार है, ठीक है, उनको स्वीकार करना है तथा उनका सम्मान करना है, भले ही उनके विचार हमसे क्या हों, अलग हों। हाँ, ये हमारी सहिष्णुता में सिखाया जाता है। दूसरा है समानता। तो समानता का अर्थ यही होता है कि हमको सबको समान, सभी व्यक्तियों के अधिकारों, अवसरों, कर्तव्यों को समझना है। ठीक है, तथा जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, हमको उनमें समानता की नज़र से देखते रहना है। फिर लिखा हुआ है भाईचारे जैसे मूल्यों का विकास करना। तो भाईचारे की भावना को विकसित करना है। ठीक है, सदस्यों के बीच एकता, आपसी प्रेम और सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए, ऐसा हमको प्रयास करना है। तो ये हो गया मूल्यों का विकास। ठीक है, 6th नंबर में है हमारा रचनात्मकता का विकास करना, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी। लिखा हुआ है रचनात्मक सोच और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना। रचनात्मकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कुछ नया बनाना या सृजन करना। ठीक है, तो हमको बच्चों को रचनात्मक विकास को सिखाना है कि मान लीजिए वो पेंटिंग में अच्छा है, कहानी अच्छा लिखता है,
ठीक है, किसी भी प्रकार का आविष्कारक ऐसा नज़र आ रहा है हमको बच्चों में, तो हमको उसके चहुमुखी विकास पर ध्यान देना है। चारों दिशाओं की ओर उसका जो दृष्टिकोण है उसमें रचनात्मक विकास करने हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। इन फ्यूचर वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि वो किस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो उसको चूज़ कर लेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा का क्या करना है, हमको विकास करना है। ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब पता है सबको, और मौलिक विचारधारा का मतलब होता है नैतिकता की विचारधारा को विकसित करना है। ठीक है, ताकि वो उसको अपने व्यवहारिक रूप दे सके। फिर है हमारा 7वां नंबर, सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियों का विकास। लिखा हुआ है समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। इसमें मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस हमको विद्यार्थियों को कैसा विकसित करना है कि वो समाज के प्रति जिम्मेदार बना सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। ठीक है। सामाजिक संपत्ति को हानि न पहुँचाए, ऐसे करके कुछ हमको टर्म्स, कुछ क्या बहुत सारे टर्म्स हमको बच्चों को सिखाते रहने हैं। दूसरा लिखा हुआ है अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। तो हमें बच्चों को ऐसे प्रेरित करना है कि वो अभी इसमें चल करके किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि समाज के लिए अहित हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भरता का विकास। लिखा हुआ है विद्यार्थियों में, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, इसका मतलब विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को पैदा करना है, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं और वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसके प्रति क्या रहेंगे, खुद में उनके आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं उनमें वो बेहतर करेंगे। इस तरीके की सोच हमको विकसित करनी है। मतलब कि जब बच्चा क्लास में सेकंड आए, थर्ड आए, तो हमको उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, उसकी गलतियों को बताना है और उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाना है। ठीक है। और उसको आत्मनिर्भर तो बनाना ही है। फिर लिखा हुआ है विद्यार्थी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अपना खुद का निर्णय कर सके। 9वें नंबर पर है मानसिक भावनात्मक विकास। मानसिक और भावनात्मक विकास, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्या लिखा गया है कि विद्यार्थी के मानसिक क्षमताओं का विकास करना और भावनात्मक स्थिरता और सहनशीलता को बढ़ावा देना है। तो शिक्षण की इस पद्धति में हमको बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो अपने कंपटीशन में, अपने अदर्स जो उसके क्या होंगे कॉम्पिटिटिव्स होंगे, उसमें वो अपने आप को क्या कर सके, मेंटली स्ट्रांग रख सके। ठीक है। जब वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा तो उसकी क्षमता अपने आप विकसित होने लगेगी। फिर लिखा हुआ है भावनात्मक स्थिरता बनाया और सहनशीलता को बढ़ावा देना। भावनात्मक स्थिरता का मतलब होता है कि बच्चा अपनी भावना को कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं है कि यदि बच्चा किसी फील्ड में हार रहा है या उसके कम नंबर आ रहे हैं तो पूरी तरीके से टूट जाए। ठीक है। और उसकी सहनशीलता को बढ़ावा देना है कि वो यदि किसी फील्ड में कमज़ोर है तो वो उस चीज़ों को सहन करे। ठीक है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसीलिए बच्चों को इस तरीके से हमको ट्रेन करना है। 10वां नंबर हमारा लास्ट है, सीखने की क्षमता विकसित करना है। इनहेंसिंग लर्निंग एबिलिटी। लिखा हुआ है विश्व में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। दूसरा है विद्यार्थी में नई जानकारी को आत्मसात करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। तो हालांकि सबको पता ही है, पर थोड़ा सा बता देते हैं कि लिखा हुआ है आजीवन सीखने की प्रवृत्ति, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो शिक्षक जो होता है वो खुद भी आजीवन क्या करता रहता है, सीखता रहता है। वैसे ही बच्चे भी अपने जीवन काल में हर एक क्षेत्र में शिक्षा को ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है। तो हमें उनकी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है कि वो किसी भी एज में हो, किसी भी फील्ड में हो, उन्हें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता ही है। लास्ट है हमारा नई जानकारी को आत्मसात करना और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। तो नई जानकारी मिलेगी ही यदि वो अलग अलग फील्ड में जाएंगे तो। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके जो भी कमेंट होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे और जो भी कंप्लेंट होगी, आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। हम उन पर देख लेंगे, उनको गौर से समझ लेंगे। चलिए धन्यवाद।